Hello students, welcome to the MPPSC Point by मुस्कान रुडानी। दिस इज़ अवर न्यू चैनल जिसमें हम आपको MPPSC के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। MPPSC प्रीलिम्स मेंस दोनों के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया था MPPSC मेंस पेपर 4 पार्ट बी यूनिट 3 को। तो इस सीरीज में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी प्लूरलिटी का क्या रोल होता है, प्लूरलिटी क्या होती है, प्लूरलिटी को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है। ये सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसका नेचर ही प्लूरलिस्टिक होता है, उसमें इस प्लूरल का मतलब क्या होता है और उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि प्लूरल का मतलब ये होता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना जहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग काम करते हो, जहाँ पर सबके इंटरेस्ट अलग अलग हों, सबकी वैल्यूज अलग अलग हों और ऐसे सारे अगर लोग एक जगह मिल जाए तो वहाँ पे कहते हैं कि उसका प्लूरल करेक्टर हो चुका है। तो कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं, उन सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, उन सबकी वैल्यूज अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है, कल्चर अलग है और ये सब आपस में मिलकर एक जगह काम कर रहे हैं, एक जगह कन्वर्ज हो रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, उसका नेचर, उस जगह का नेचर कैसा हो जाएगा, प्लूरलिस्टिक। अब ये जो जो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी अगर प्लूरलिटी है तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेंगी और कुछ चैलेंजेस भी लाएंगी। तो हमें इनके उनको ठीक से समझना, इसका जो ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है, इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को समझना और फिर इसे ठीक से मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपनी गवर्नेंस को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नेंस को आप और ज़्यादा एफिशिएंट बना पाए और इक्विटेबल बना पाए, इन सबके इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाए। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसकी प्लूरलिटी का नेचर कैसा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोगों की वैल्यूज क्या है, इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सबके इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाए। तो हम इस पूरे लेक्चर में यही देखेंगे कि कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में प्लूरलिटी के मैनेजमेंट, प्लूरलिटी को ठीक से मैनेज कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस को ध्यान से समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्लूरलिटी होता क्या है। तो प्लूरलिटी का मतलब ये होता है कि एक जगह पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स का एग्जिस्ट करना। और वो स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए सारे लोग उसके स्टेक होल्डर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। अब वो रॉ मटेरियल मैं जिस सप्लायर से खरीद रही हूँ वो मेरे बिजनेस से जुड़ा हुआ है, ये सप्लायर भी मेरा स्टेक होल्डर बन जाएगा। अब मुझे उसे प्रोडक्शन करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कुछ वर्कर्स की ज़रूरत है, तो ये एम्प्लॉयज़ मेरे स्टेक होल्डर होंगे। जो सामान बनाऊंगी वो किसी कस्टमर को भेजूंगी, बेचूंगी तो वो कस्टमर भी मेरी कंपनी से जुड़ जाएगा, तो वो भी मेरा स्टेक होल्डर हो जाएगा। अब जो भी प्रॉफिट्स अर्न होंगे उसका कुछ टैक्स मैं गवर्नमेंट को दे रही हूँ, तो गवर्नमेंट भी मेरे स्टेक होल्डर हो जाएंगे। और मुझे कभी पैसों की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं बैंक से लोन ले लूंगी। तो इस तरीके से हर एक इंसान जो मेरे बिजनेस के साथ जुड़ता जा रहा है वो सब मेरे क्या हो जाएंगे, स्टेक होल्डर। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्टेक होल्डर को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में मिलकर रहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी हो जाए, प्राइवेट सेक्टर के लोग हो जाए या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, या फिर हम लोग जो जनरल पब्लिक है, तो ये सब लोग क्या हो जाएंगे, अगर जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर वो साथ में को एग्जिस्ट करें तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरलिटी। ठीक है, हम सबके अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा। अलग अलग इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अब जैसे अगर गवर्नमेंट एजेंसीज है तो वो चाहेगी कि कंट्री का ग्रोथ एंड एक्सपांशन ज़्यादा हो, जीडीपी ज़्यादा बढ़े। जो प्राइवेट सेक्टर के एंटिटीज़ है वो प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, जनरल पब्लिक सोचेंगे कि जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जा रही है वो बेटर होती जाए, बेटर रोड, डैम्स, ब्रिजेस वगैरह बने, या फिर हमें करप्शन खत्म हो जाए, पॉल्यूशन खत्म हो जाए। तो ये सारे क्या है, हम सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है और अलग अलग इंटरेस्ट है। अब ये जो डाइवर्सिटी है वो ना सिर्फ स्टेक होल्डर्स अलग अलग, मतलब अलग अलग स्टेक होल्डर्स तो होते ही हैं, तो आपकी डाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स का होना ये एक पार्ट है। लेकिन इसके साथ साथ जो वो एक स्टेक होल्डर है उसके अंदर भी कई तरह की प्लूरलिटी होती है, जैसे उनका कल्चर अलग अलग हो सकता है,
उनका सोशल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट सब कुछ अलग-अलग हो सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि पब्लिक जो है, हम जनरल पब्लिक है, ये क्या है, एक तरह के स्टेक होल्डर हैं। तो ये अपने आप में प्लूरलिटी थी, ये गवर्नमेंट एजेंसीज भी थी, प्राइवेट भी थे, जनरल पब्लिक भी थी, तो ये भी प्लूरलिटी है। अब उस जनरल पब्लिक के अंदर भी हम सारे जो पब्लिक है, इनमें से हर कोई अलग अलग कल्चर से बिलोंग करता होगा, सबके पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग होंगे, कोई पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता है, सबके इंटरेस्ट अलग होंगे, सबकी वैल्यूज अलग होंगी। तो ये सब क्या हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, सबके सोशल इंटरेस्ट या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग अलग होंगे। किसी का समाज में ज्यादा स्टेटस होगा, किसी का कम होगा, कोई ज्यादा अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई किसी का कल्चर अलग है, खाने पीने का, रहने सहने का, रिलीजन का, सबका अलग अलग है। तो एक तो हो जाता है कि जब आप प्लूरलिटी की बात करते हैं, तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोगों का रहना, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट, जनरल पब्लिक। अब उस पब्लिक के अंदर भी फिर और तरह की प्लूरलिटी होती है, जैसे कि सोशल स्टेटस उनका अलग होता है, इकोनॉमिक अलग होता है, पॉलिटिकल अलग होता है, कल्चरल अलग होता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, उसके अंदर भी, उनसे कलर्स के अंदर भी इस तरह की प्लूरलिटी आप देख सकते हो। फिर हम देखेंगे कि प्लूरलिटी का मतलब होता है, एक तो हमने देखा कि अलग अलग पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यूज, अप्रोचेस, ग्रुप्स का साथ में रहना इस प्लूरलिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया था, ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये मानता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर्स रहते हैं, और उन स्टेक होल्डर्स की भी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपनी वैल्यूज होती हैं। तो प्लूरलिटी में हमें क्या करना होता है कि उन सबकी इंटरेस्ट को मैनेज करना होता है। पहले तो उन्हें आप समझेंगे, फिर आप उन्हें मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके जो चैलेंजेस हैं वो दूर हो जाए, और जो अपॉर्चुनिटीज है उनके आप फायदा उठा सके। तो ये करने के लिए कि इन सारे लोगों के बीच में आप कोलैबोरेट करवाने की कोशिश करेंगे, सबको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इन द डिसीजन मेकिंग। ऐसा ना हो कि कोई इंसान रह जाए या किसी ग्रुप की बात ना सुनी जाए। तो आप क्या करेंगे, सबको मैनेज करने के लिए कोलैबोरेट करवाएंगे और सबको इंक्लूड करेंगे। देन कम्स की डायमेंशंस ऑफ प्लूरलिटी, है ना। तो प्लूरलिटी के कितने कितने डायमेंशन होते हैं, तो एक होता है सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल। तो कल्चरल का मतलब है कि जो यहाँ पर पॉपुलेशन होती है, उन सबकी अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स होते हैं, सबका खाने पीने का तरीका, रहने सहने का तरीका, रिलीजन वगैरह, ये सब लोगों का अलग अलग होता है। सोशियो डाइवर्सिटी मतलब किसी का समाज में सोशल स्टेटस थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। फिर आता है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, कोई ज्यादा पैसे कमा रहा है, रिच है, और कोई एक्सट्रीम पुअर है, तो ये अलग अलग तरह के लोग हैं। फिर आती है पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन होती है, सबके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग होती है, कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पार्टी को सपोर्ट करता है तो दूसरा नहीं करता। फिर आपका आता है ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी, जहाँ पर आपकी अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो अलग अलग मिशन या गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। तो एक कंट्री में या एक जगह पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का होना, जो अलग अलग मिशन के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, मान लो एनजीओ, है ना। तो एनजीओ मान लो 3-4 एनजीओ है, अब कोई इसमें गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, कोई इसमें विडो के लिए काम कर रहे हैं, कोई इसमें पुअर के चिल्ड्रन के लिए काम कर रहे हैं, कोई कैंसर के पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, मान लो सिर्फ मैंने अभी एग्जाम्पल लिया है एनजीओ का, तो ये क्या हो जाएंगी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे डाइवर्सिटी कैसी हो सकती है, अलग अलग कल्चर के लोग हो सकते हैं, अलग अलग समाज के स्टेटस, मतलब सोशल स्टेटस के लोग हो सकते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, एक्सेट्रा। फिर हम देखेंगे कि अगर आप प्रैक्टिकली बात करें, तो आप प्लूरलिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स वॉइसेस। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप उन्हें एंगेज करेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि सबकी जो वॉइसेस हैं वो सुनी जाए, मतलब सबके ओपिनियंस आप सुने और उन पर ध्यान दें। तो यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स को आप इंक्लूड करें, जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, अलग अलग स्किल लेवल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक ग्रुप से हैं। तो जो आप स्टेक होल्डर्स लेंगे, अब उनका अलग अलग, जैसे अगर आप ले रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज होनी चाहिए, प्राइवेट होने चाहिए, पब्लिक होने चाहिए। अब पब्लिक में भी अगर आप आ जाएं, तो गरीब लोग भी होने चाहिए, अमीर लोग भी होने चाहिए, सोशल स्टेटस जिनका हाई है वो भी होने चाहिए, जिनका लो है वो भी होने चाहिए, कुछ बीजेपी सपोर्टर्स होने चाहिए, कुछ कांग्रेस सपोर्टर्स होने चाहिए, मतलब अलग अलग पार्टीज के सपोर्टर्स इसमें होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अलग अलग लोगों की जो आवाजें हैं, या सारे ही स्टेक होल्डर्स की
जो बातें हैं उन्हें पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें सुनने चाहिए। फिर आपका आता है डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। अब सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि सारे डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक इंसान के हाथ में है या कुछ लोगों के हाथ में है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक इंसान के हाथ में ना होकर बहुत सारे लोगों के हाथ में है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अलग अलग स्टेक होल्डर से अलग अलग पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यूज के लोगों को की बातें सुनेंगे और उन्हें उनके डिसीजंस मतलब उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज जो होंगे उन्हें अलाउ करेंगे कि वो आपके डिसीजन को चेंज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे हायरार्किकल कंट्रोल को हटाकर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस बनाते हैं। तो हायरार्किकल मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉस है उसी की चलेगी या उसके बाद फिर उसके सबऑर्डिनेट की चलेगी, ऐसा नहीं। सबके पास कुछ राइट्स होंगे डिसीजन लेने के और सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को सुनने के बाद अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको सही लग रहा है या ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है तो उसके बाद को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद है एडेप्टिव स्ट्रेटजीज। आप कुछ ऐसी फ्लेक्सिबल पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे, टेक्निक्स बनाएंगे जिससे आपकी एनवायरनमेंट में जो अलग अलग डाइवर्स नीड्स हैं, हर एक स्टेक होल्डर की अलग अलग ज़रूरतें हैं, उन सारी ज़रूरतों को आप पूरा कर सकें। ठीक है, तो अडेप्टिव स्ट्रेटजीज मतलब आपकी जो स्ट्रेटजीज बनेंगी वो रिजिड नहीं होंगी कि आपने जो बोल दिया कि वैसे ही काम होना है तो ऐसा ही होगा। तो अलग ज़रूरत पड़ने पर अगर किसी आपको लग रहा है कि स्टेक होल्डर की नीड्स कॉम्प्रोमाइज हो रही है या वो ठीक से फुलफिल नहीं हो पा रही है तो आप उनके लिए अपनी पॉलिसीज को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्लूरैलिटी को मैनेज करते टाइम आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो सबसे पहला है कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्लूरैलिटी को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं तो आपकी पॉलिसी जो होती है वो इंक्लूसिव बनती है। तो प्लूरैलिटी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जो पॉलिसी मेकिंग करें वो इंक्लूसिव हो, उस पॉलिसी में सबकी नीड्स और सबके पॉइंट ऑफ व्यूज का ध्यान रखा गया हो। इससे जो आपकी पॉलिसी बनेगी वो ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव बनेगी। ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होने का मतलब ये है कि उसमें लूप होल्स कम होंगे, उसमें कमियां कम होंगी तो सारे जो गोल्स है वो आपके फुलफिल हो रहे होंगे और आपकी जो पॉलिसीज होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अब ये करने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर को एंगेज करना। तो कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले आपको अलग अलग स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन जान लेने होते हैं। आपको ये देखना होता है कि वो आपकी पॉलिसी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर जो आपको जेन्युइन एक्सपेक्टेशन लगती है आप उनको फुलफिल करते हुए अपनी पॉलिसी को डिजाइन करेंगे। फिर आपका आता है पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। यहाँ पर आप पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करेंगे थ्रू फोरम, सर्वे और कंसल्टेशन। तो यहाँ जनरल पब्लिक भी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब ये इन्वॉल्वमेंट आप फोरम्स के थ्रू ला सकते हैं, सर्वेस के थ्रू ला सकते हैं या फिर उनसे कंसल्ट करके भी आप डिसीजन ले सकते हैं। फिर है आपके कल्चरल कॉम्पिटेंस। आप जो भी पॉलिसीज बनाएंगे वो कल्चरली सेंसिटिव और इंक्लूसिव होंगी, मतलब हर एक कल्चर के लोग इसमें इंक्लूड भी होंगे और साथ ही आपकी पॉलिसी से किसी भी पर्टिकुलर कल्चर को कोई अटैक नहीं हो रहा होगा। तो आपकी जो भी पॉलिसीज बनेंगी वो सारे कल्चर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाई गई होगी। फिर हम देखते हैं कि दूसरा इससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इनोवेशन और क्रिएटिविटी की। तो जब आप अलग अलग पर्सपेक्टिव के लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको अलग अलग थॉट्स मिलते हैं या अलग अलग सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आपको मिलते हैं, जिससे आप ज़्यादा बेटर तरीके से इनोवेट कर सकते हैं और आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिएटिविटी आती है। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक ही प्रॉब्लम के यूनिक सॉल्यूशंस मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए अलग अलग अप्रोचेस मिलती है। तो उन्हीं सॉल्यूशंस में से या उन्हीं अप्रोचेस में से वो अप्रोच जो आपको सबसे ज़्यादा सुटेबल लग रही है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इससे क्या होता है, हर बार आपके यहाँ पर इनोवेशन होगा और क्रिएटिविटी आएगी, मतलब हर बार आप सेम तरीके को फॉलो नहीं करेंगे, हर बार अलग अलग तरीकों को फॉलो किया जाएगा। अब ये करने के लिए भी आपको कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेट करवाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन होता रहे, क्रिएटिविटी आती रहे, तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में कोलैबोरेशन करवाना है ताकि सबकी जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो आपको मिल सके। फिर आपकी आएंगी इंटरडिसिप्लिनरी टीम। इसमें आप ऐसी टीम्स बनाएंगे, मतलब जो टीम आप बना रहे हैं उसमें ऐसे मेंबर्स होंगे जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और उनकी अलग अलग एक्सपर्टीज है। तो किसी को पता है कि वीकर सेक्शंस को क्या चाहिए, किसी को पता है कि बिजनेस क्लास को क्या चाहिए, किसी को पता है कि विमेन का इंटरेस्ट कहाँ पर है, कोई चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो आप टीम बना रहे हैं जो पॉलिसीज बनाने के लिए, उसमें आपको इंश्योर करना है कि डाइवर्स
अलग अलग तरह के मेंबर्स वहाँ पे रहें, जिनका बैकग्राउंड भी अलग अलग हो और जिनकी एक्सपर्टीज भी अलग अलग हो। फिर आपका आएगा इनोवेशन हब बनाना। तो एक स्पेशली एक ऐसा हब बनाना जहाँ पर आपके अलग अलग आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करके देखा जाएगा। तो जैसे मान लो कि आपने जब स्टेक होल्डर से बात की तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज पता चले, अलग अलग आइडियाज पता चले। अब उन्हीं आइडियाज वो आइडियाज काम करेंगे या नहीं करेंगे उसके लिए पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करना से पड़ता है। तो ऐसा अलग से इनोवेशन हब बनाना जहाँ पर आप अलग अलग आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अलग अलग अप्रोचेस को ट्राई करके देखेंगे, फिर वो आइडिया या अप्रोच जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे रही है उसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आपकी थर्ड अपॉर्चुनिटी है इनहेंस्ड पब्लिक ट्रस्ट। तो यहाँ पर अगर प्लूरलिटी को अच्छे से मैनेज करेंगे तो इससे पब्लिक का ट्रस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पे बढ़ता है। तो जब गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन में प्लूरलिटी को इंश्योर करती है कि हर एक तरह के लोग इसमें इंक्लूडेड रहें, तो इससे क्या होगा, सबका ट्रस्ट जो है वो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे और ज्यादा बढ़ेगा। तो जब लोगों को दिखता है कि उनकी अलग अलग ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है, उनके पर्सपेक्टिव को सुना जा रहा है, उनको वैल्यू दी जा रही है, तो इसकी वजह से उनका ट्रस्ट बढ़ता है और फिर वो आपकी अम, जो इससे क्या होता है कि जो वो पब्लिक है वो इनिशिएटिव लेने लग जाती है, खुद से आपको सजेशन देने लग जाती है। या जब भी आपको इनसे सलाह मांगते हैं, सजेशन मांगते हैं या उनका कोऑपरेशन आप मांगते हैं, तो वो हर बार कोऑपरेट करने के लिए तैयार होती है। अब ये पब्लिक ट्रस्ट को जीतने के लिए भी आपको कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी लाना। तो जो भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजंस ले रहे हैं वो ओपन होने चाहिए, सबको पता चलने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई डिसीजन लिया और फिर उसे कम्युनिकेट नहीं किया। तो हर एक डिसीजन जो है वो आपके ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, प्रॉपरली कम्युनिकेट किए जाने चाहिए। फिर है अकाउंटेबिलिटी। अगर आपने कोई डिसीजन ऐसा लिया है जो आपके पब्लिक के लिए के हित में नहीं है, वो उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। तो आपको उसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए या आपको उस चीज की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। इसके बाद है कम्युनिटी आउटरीच। इसका मतलब ये है कि आपको अपने अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने हैं ताकि आप उनकी नीड्स को समझ पाए और उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपनी पॉलिसीज में वो चीजें इंप्लीमेंट कर पाए। अब नेक्स्ट आपकी अपॉर्चुनिटीज है इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी। यहाँ पर आप समझेंगे कि अलग अलग पॉपुलेशन की नीड क्या है और आप उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपनी सर्विस को इम्प्रूव करते रहेंगे। सर्विस का मतलब जो भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो सर्विसेज आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विसेज वो जो सर्विसेज है वो पब्लिक की नीड के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें वो चाहिए। इसके लिए जो उन्हें चाहिए वैसे ही आप उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर अभी आपकी सर्विस में कोई प्रॉब्लम है तो आप लगातार उसको इम्प्रूव करते जाएंगे। और वो इम्प्रूवमेंट भी कैसे आएगा, जब आप उनकी नीड्स को बेटर तरीके से समझेंगे। ओके। तो जैसे मान लो कि आपको सर्विस देनी थी, जैसे आप उनको पेंशन देना था। तो पहले तो आप देखेंगे कि यार एक एज के बाद जब आप कमाने के कैपेबल नहीं हो पाते हैं या फिर आपकी एज हो गई होती है, अब आपको कुछ पैसा चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, बट यू कैन नॉट वर्क एनी मोर। तो उस टाइम पर आपको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पेंशन देनी चाहिए। तो ये एक तरह की पब्लिक सर्विस हुई जो किस पर बेस्ड है, लोगों की नीड के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए तो आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे। फिर आप देखेंगे कि पहले जो पेंशन दी जाती थी वो इन कैश दी जाती थी, लेकिन फिर आपने देखा कि उसमें करप्शन होता था, कई बार ठीक तरह से मतलब पूरा अमाउंट आपके पेंशनर को नहीं मिल पाता था। तो इसकी वजह से फिर आपने क्या निकाला कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में उनके जो फंड्स है, पेंशन का पैसा है, वो पहुंचा दिया जाएगा। तो ये क्या थी, पहले एक सर्विस थी पेंशन देना। फिर आपने देखा कि नहीं, उनकी जरूरतें ये है कि भाई उनका पैसा उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम जा रही है, तो आपने अपनी सर्विस को और इम्प्रूव किया। तो ये क्या हो गया कि सर्विस डिलीवरी देना जो कि उनकी नीड्स पर बेस्ड होगी और उससे फिर इम्प्रूव करते जाना। तो यहाँ पर जो भी आप सर्विसेज डिजाइन करेंगे वो उनकी स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल कर रही होगी। वो इंश्योर करेगी कि जो भी इसके लिए पब्लिक रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं, जो भी पैसा है वो वेस्ट ना हो, उसे प्रॉपरली एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज किया जाए। जैसे जब पेंशन का पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा था, ऑफिशियल्स करप्शन कर रहे थे, तो जब करप्शन हो रहा था तो उससे क्या हो रहा था, जो पब्लिक फंड्स है वो वेस्ट हो रहे थे, वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आपको क्या इंश्योर करना है कि ये जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट ना होकर उसे प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। अब ये करने के लिए भी कुछ स्ट्रेटेजीज होंगी। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि उनकी नीड्स हैं क्या। तो सबसे पहले पब्लिक की नीड्स को असेस करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको उनकी चाहे आप सेंसस करवा लो, सैंपल सर्वे कर लो, एज एनी हाउ आपको उनकी नीड्स को असेस करना पड़ेगा। उसके बाद है उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपको कुछ प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे या फिर कुछ सर्विसेज निकालनी पड़ेंगी जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल कर रही हो।
फिर एक बार आपने वो प्रोग्राम बना लिया तो प्रोग्राम बना के छोड़ना नहीं है, आपको उनका लगातार फीडबैक लेना है कि क्या उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो इस सर्विस से सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। और उसके बाद उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग आप उसमें लगातार इम्प्रूव करते जाएंगे। जैसे पहले पेंशन आपने देखा, पेंशन की नीड है, फिर आपने पेंशन दिया, पेंशन देने के बाद आपने लगातार उनका फीडबैक लिया कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो आपको पता चला कि नहीं प्रॉब्लम तो आ रही है, उनको जो पेंशन का पैसा मिलना चाहिए वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है या आधा पैसा ही पहुंच रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी सर्विस को और इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट फिर आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो है प्रमोशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्लूरलिटी है तो वो आपको एथिकल सेंसिटिव बनाती है। मतलब एथिकल सेंसिटिव मतलब जो भी आपकी पॉलिसीज आप बना रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, उन सब में आपने एथिक्स का ध्यान रखकर किया होगा। तो मतलब एथिक्स मतलब जो आपको बताता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो आपने सारी चीजें वही की होंगी जो आपके सब लोगों के हित में हो, सबके इंटरेस्ट को फुलफिल कर रही हो, जो किसी के लिए भी कुछ अगेंस्ट नहीं जा रही हो। तो यहाँ पर जो आपके, अगर आप प्लूरलिटी को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपके जो डिसीजंस होते हैं उनमें मोरल और एथिकल कंसिडरेशन ली जाती है हर एक ग्रुप की, जिसकी वजह से आपके मतलब जो चांसेस है वो खत्म हो जाते हैं एथिकल ओवरसाइट के। एथिकल ओवरसाइट मतलब आपने एथिक्स को ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया, और आपने कोई ऐसी चीज कर दी जो अनएथिकल थी किसी भी एक स्टेक होल्डर के लिए। ठीक है, तो आपको जब आप प्लूरलिटी करते हैं, सबकी नीड्स को समझते हैं, आपको पता होता है कि सबके लिए क्या एथिकल है क्या एथिकल नहीं है, तो किसी एक ग्रुप को खुश करने के लिए आप कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो किसी और के लिए अनएथिकल हो जाए। अब ये भी इंश्योर करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज होंगी, जैसे कि एस्टेब्लिश क्लियर एथिकल गाइडलाइंस। अब क्योंकि हर एक ग्रुप की ना जो एथिक्स है वो अलग अलग होते हैं, मतलब वो सब कुछ ऐसे एथिक्स होते हैं जो सबके लिए कॉमन है, और कुछ होंगे जो सबके लिए अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू में जो काऊ का मीट है, बीफ खाना मना है, लेकिन वो चीज मुस्लिम्स के लिए ठीक हो सकती है ना, मतलब ऐसे ही से किसी भी इंटरेस्ट के लिए वो सही हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए वो बहुत ही गलत है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्लियर गाइडलाइंस आपको बनानी पड़ेंगी, जिसमें प्रॉपरली सारे कोड ऑफ एथिक्स जो सबके इंटरेस्ट में हो वो बनाए जाएंगे और उसे कम्युनिकेट किया जाएगा, जिससे आपको सच में ये पता चलेगा कि हर एक आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके डिसीजन मेकिंग और एक्शंस किस डायरेक्शन में होने चाहिए। फिर आप करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब आपको एक बार पता चल गया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपके पास सारा कोड ऑफ कंडक्ट रेडी है, तो फिर आप उस पर एक्शन लेंगे। पर वो जो भी आप एक्शन लेंगे, जो भी डिसीजंस लेंगे, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब एक बार ऐसा नहीं कि आपने एक्शन ले लिया तो बात खत्म हो गई। आपने जो काम किया, जो डिसीजन लिया, उस पर फिर दोबारा स्क्रूटिनी होनी चाहिए कि क्या वो ठीक था या नहीं था। और अगर आपने कुछ ऐसे एथिकल लैप्सेस किए हैं, कोई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जहां पर एथिक्स फॉलो नहीं हुआ है, तो आपको उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। फिर है एनकरेज कंटिन्यूअस एथिक्स ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि आप लगातार ट्रेनिंग करवाएंगे, करवाते रहेंगे, ताकि आप क्या करें, स्टाफ को रेडी करें, स्टाफ की जो स्किल्स है उसे आप और प्रमोट करें, ताकि कल को कोई एथिकल डिलेमा आ जाए तो फिर वो उसको हैंडल कर पाए या उसको एड्रेस कर पाए। अब एथिकल डिलेमा क्या होता है, कई बार आपके सामने दो तरह के एथिक्स होते हैं, जिसमें से आपको एक एथिक को ध्यान, मतलब एक एथिक को फॉलो करना होता है, दूसरा कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप किसी एक एथिक्स को फॉलो करोगे तो दूसरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इस केस में आपको कौन से एथिक्स को या कौन से मोरल वैल्यू को सपोर्ट करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आप ट्रैफिक पुलिस में है, तो आपका एथिक्स बनता है कि आप वहाँ पे किसी को, अगर कोई भी आपका ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ देता है तो आप उसको वहीं पर रोकिए, उसे अकाउंटेबल ठहराए, उनका चालान काटे। लेकिन मान लो अगर उसमें से किसी ने ट्रैफिक लाइट का वॉलेट किया, लेकिन उसमें जो उस व्हीकल में जो इंसान बैठा था वो बहुत ही सीरियस था, मतलब कोई पेशेंट था जिसको अगर अर्जेंटली हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। तो उस केस में अगर आपको एक मोरल वैल्यू को सपोर्ट करोगे तो दूसरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, दूसरी को करोगे तो पहली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है, उसी इससे डील करना होता है एथिकल डिलेमा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और आप राशन बांटते हैं, तो उसमें एक रूल बनाया गया है, पॉलिसी बनाई गई है कि जिसके पास आधार कार्ड हो उसी को ही राशन दिया जाएगा। अब मान लो आपके पास कोई ऐसा इंसान आया है जिसके पास अभी आधार कार्ड नहीं है, या तो गुम हो चुका है, या तो अभी तक बना नहीं है, या तो फिर अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लिंक नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो अब उसको राशन की जरूरत है, अगर उस तक राशन नहीं पहुंचा तो हो सकता है भूख के मारे वो मर जाए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। या तो आप अपनी जॉब
की ड्यूटीज को आप सेटिस्फाई करो, है ना। आपसे जो कहा गया है कि उसको राशन नहीं देना, जिसके पास आधार कार्ड नहीं हो, या तो आप उसे फुलफिल करो, या तो आप फिर एक एम्पैथी दिखाते हुए या सिंपैथी दिखाते हुए आप उन्हें राशन दे दो। तो ये जब एथिकल डिलेमास आते हैं तो आप कैसे उसे डील करोगे, ये इससे रिलेटेड आपके और आपके स्टाफ को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है इनहेंस्ड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इसका मतलब जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्लूरलिटी होती है तो वो आपके बीच में कम्युनिकेशन को प्रमोट करती है। तो अगर आपकी चीज में आपके बीच में अगर बातचीत होना शुरू हो जाएगी, आपके बीच में अगर अपने व्यू पॉइंट आप एक्सचेंज कर पाएंगे, तो वो आपको हेल्प करेगी आपके कॉन्फ्लिक्ट को, अपनी लड़ाइयों को ठीक तरीके से सॉल्व करने में। तो जब आप आपस में कम्युनिकेट करने लग जाते हैं तो क्या होता है, आपकी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ऐसा नहीं रहता कि आपके बीच में कोई इशू हो जो सॉल्व ना हुआ हो। तो अगर मेरे किसी से लड़ाई हुई है तो मोस्टली हमारे बीच में होता क्या है कि जब कम्युनिकेशन गैप होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है। तो रियलिटी क्या करती है, इस कम्युनिकेशन गैप को फुलफिल करने की कोशिश करती है, आपके बीच में डायलॉग अरेंज करती है, आपके बीच में बातचीत अरेंज करती है, जिससे क्या होता है अपने बीच की सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर जो इश्यूज है उसे आप बात करके उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में चांसेस कम हो जाते हैं किसी भी अनरिजॉल्व इशू के होने की। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होंगी। जैसे सबसे पहला आता है एक्टिव लिसनिंग। तो कम्युनिकेट करने का सबसे पहला रूल होता है कि आपको पहले ध्यान से बात सुननी है सामने वाले की। तो पहले आप सामने वाली पार्टी के जितने भी कंसर्न्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसे आप बिना इंटरप्शन के सुनेंगे। ऐसा नहीं कि आप बीच बीच में से रोक रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको शांति से पहले सामने वाले की सारी बातें सुननी है। इससे क्या होता है कि दोनों पार्टीज के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती है। फिर आपको अगर प्रॉब्लम जा रही है, अगर आप खुद से उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको किसी थर्ड पार्टी को हायर करना है एज ए मीडिएटर या फिर न्यूट्रल फैसिलिटेटर। फिर वो मीडिएटर क्या करेगा, आपके बीच में डिस्कशंस करवाएगा, आपके डिस्कशंस को गाइड करेगा और हेल्प करेगा दोनों पार्टी की कि वो एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाए। तो मान लो दोनों के ही इंटरेस्ट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ना तो पहली पार्टी रेडी है दूसरे की बात मानने के लिए, ना तो दूसरी रेडी है। तो यहाँ पर एक मीडिएटर मीडिएटर क्या करेगा, एक बीच का रास्ता निकालेगा जो दोनों पार्टी को एग्रीएबल होगा, जो जिस पर दोनों ही पार्टी एग्री करेगी। फिर आपका आता है फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशन। तो आपको इस पर फोकस नहीं करना कि सामने वाला इंसान आपसे चाहता क्या है, आपको इस पर फोकस करना है कि सामने वाला इंसान चाहता क्यों है, उसके पीछे का इंटरेस्ट क्या है। ताकि अगर आपको ऐसा नहीं है कि आपने सामने वाले ने बोला कि मुझे ये चीज चाहिए तो आप उसे उसका इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए उसे वही चीज दो। आपको फाइंड आउट करना है कि इस चीज के पीछे उसका क्या इंटरेस्ट है, और अगर आपको लग रहा है कि वो इंटरेस्ट सही है तो या तो वो चीज या उस इंटरेस्ट को फुलफिल करता हुआ कोई अल्टरनेटिव आप उसे प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लो कि किसी एक एम्प्लॉय को चाहिए कि वो आज छुट्टी ले ले, घर चला जाए क्योंकि उसके घर पे उसकी ज़रूरत है, या फिर हो सकता है उसकी वाइफ घर पे ना हो तो उसे बच्चों का ध्यान रखना हो, तो ये उसका इंटरेस्ट है। अब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं यार, ये अगर घर चला गया तो बहुत सारा पेंडिंग वर्क है जो रह जाएगा, जो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब ये दोनों ही के ही इंटरेस्ट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब आपको ये नहीं देखना, पोजीशन नहीं देखनी कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए, क्योंकि सामने वाले इंसान को चाहिए कि छुट्टी, काम ना करना पड़े, घर चला जाए। तो वो नहीं देखो, आपको देखना है कि क्यों चाहिए, उसका इंटरेस्ट क्या है। तो उसका इंटरेस्ट ये है कि मे बी उसकी जो वाइफ है वो घर पे नहीं है, उनको बच्चों का ध्यान रखना है। तो उस इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए आप उसे अलाउ कर सकते हो कि आप वो वर्क फ्रॉम होम कर ले कुछ दिनों के लिए। तो वो घर तो चला जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि छुट्टी हो जाएगी, वो काम करेगा पर घर जाके करेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि आपने क्योंकि इंटरेस्ट पे फॉलो किया, फोकस किया, तो आप उसका भी इंटरेस्ट फुलफिल कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट भी फुलफिल कर पाए। तो आपको पोजीशन नहीं देखनी, आपको ये नहीं देखना कि उनकी फिक्स डिमांड क्या है, आपको ये देखना है कि उनके डिमांड के पीछे रीजन क्या है, ताकि आप ऐसा कोई सोल्यूशन ले आओ जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन वाला हो। फिर आपका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है बेस्ट रिप्रेजेंटेशन एंड इक्विटी। आपकी अगर आप प्लूरलिटी को मैनेज करते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप की वॉइसेस सुनी जाती है ना। तो ऐसा नहीं रहता कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऐसा लेफ्ट आउट नहीं फील करेगा कि हमारी बात नहीं सुनी गई। तो यहाँ पे हर एक ग्रुप की वॉइसेस को सुना जाता है और उनके बीच में इंक्लूसिविटी प्रमोट की जाती है कि हर एक ग्रुप की आवाज न सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि उनके डिसीजंस को, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है उनको इंक्लूड किया जाएगा इन द डिसीजन मेकिंग। इससे क्या होगा, हर एक ग्रुप को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ओके, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें उनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि उनकी जो बात थी वो सुनी भी गई थी और उससे आपके डिसीजन में इंक्लूड भी की गई थी।
अब इसके लिए भी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले करना पड़ेगा इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। तो आपको जो भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो उसमें आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अलग अलग ग्रुप्स की जो वॉइसेस हैं, अलग अलग ग्रुप के जो सजेशंस हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए, है ना। और वो आप कैसे करोगे, एडवाइजरी बोर्ड वगैरह या फिर कम्युनिटी काउंसिल बनाएंगे। तो एडवाइजरी बोर्ड में आप अलग अलग तरह के लोगों को शामिल करेंगे जिनका अलग अलग सजेशन होगा, और फिर जब आप डिसीजन लेंगे तो उन सजेशन के बेसिस पर लेंगे, ठीक है। और उस डिसीजन को लेने के बाद आपको वो सारी पॉलिसी या प्रोग्राम जो भी आपने बनाया है वो सबको कम्युनिकेट करना है, सबको इन्फॉर्म करना है। फिर आपका आएगा इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन। तो आपको प्रॉपरली डेटा का यूज करना है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कम रिसोर्सेज दिए गए हैं, या फिर जहाँ जो अंडर रिसोर्स्ड है। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप रिसोर्स देंगे, फंडिंग करेंगे, तो आप उन एरियाज को प्रायोरिटाइज करेंगे अपने सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में या अपने रिसोर्सेज को देने में। आप उन एरियाज को प्रायोरिटाइज करेंगे जिनको रिसोर्सेज कम मिले हुए थे, ठीक है। और इसी के साथ अगर कोई हिस्टोरिकल इनिक्विटीज है, मतलब हिस्टोरिकली कोई ऐसा ग्रुप ऐसा था जिसको छोड़ दिया गया था, जिस पर फोकस नहीं दिया गया था, तो उन हिस्टोरिकल इक्विटी इनिक्विटीज को भी ठीक करने के लिए आप अब आज उनको ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे हमने देखा था जो रिजर्वेशन वगैरह दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल टाइम पे उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, तो उसे कंपनसेट करने के लिए, उन्हें वापस से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम उन्हें रिजर्वेशन देते हैं। फिर आपका आएगा ट्रांसपेरेंट फीडबैक सिस्टम। आपको सिर्फ ये नहीं करना कि उनको अपने आप डिसीजन में आपने इंक्लूड कर दिया, आपने उनको रिसोर्सेज दे दिए तो हो गया। अब आपको क्या करना है, उनसे प्रॉपरली फीडबैक वगैरह लेना है, एक चैनल ओपन करना है जिसके थ्रू वो सारे लोग अपनी कंप्लेंट्स या अपना फीडबैक आपको रजिस्टर करवा पाए। और अगर उनका फीडबैक ऐसा आता है, कुछ चीज मतलब अगर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, दोनों के लिए अकाउंटेबिलिटी आपको इंश्योर करनी चाहिए। आपके पास कोई पर्सन होना चाहिए कि अगर ये कुछ चीज गलत हो जाती है तो इसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा। और उसके बाद फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ भी फीडबैक में आपको जो भी मिलता है, सजेशन मिलता है, उसको आपको एडजस्ट करना है इन द अपकमिंग पॉलिसीज। तो फ्यूचर में जब भी कोई पॉलिसी बनेगी तो इन कंप्लेंट्स को या फिर इन सजेशंस को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो है इम्प्रूव्ड एडेप्टेबिलिटी। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्लूरलिटी को प्रमोट करती है, जो प्लूरलिटी को सपोर्ट करती है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और वो ज़्यादा अच्छे से चेंजेस को अडॉप्ट कर पाती है। तो वो इंसान जो प्लूरलिटी को मैनेज नहीं कर पा रहा है, या फिर जिसके यहाँ पर ज़्यादा तो किसी एक तरह के लोग ही रहते हैं, किसी एक बैकग्राउंड के या किसी एक कल्चर को मानने वाले लोग ही रहते हैं, बाकी सारे लोग को आप अलाउ नहीं करते कि वो इंक्लूड हो, तो उस केस में आप बहुत रिजिड हो जाओगे। मतलब जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग होगी वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही होगी, आप मल्टीपल वेज में आप सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज देने वाले लोग ही नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत रिजिड हो जाएगी, मतलब क्या बोलते हैं उसे, डीट, मतलब एक ही तरह से सोचने वाली हो जाएगी। आप में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी कि आप कुछ भी चेंजेस अडॉप्ट कर पाओ। लेकिन अगर आप प्लूरलिटी को अडॉप्ट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आप चेंजेस को बहुत आसानी से अडॉप्ट कर सकते हो। तो आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज को सुनेंगे और अपनी पॉलिसीज को उसी तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि सबके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है उनको वैल्यू मिल सके। अब इसके लिए जो स्ट्रेटेजी है वो है कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। आप अपने स्टाफ को लगातार ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो प्रिपेयर्ड रहें इवॉल्विंग डिमांड के लिए। फ्यूचर में जो भी डिमांड्स आने वाली है, फ्यूचर में जितने भी आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नीड्स आने वाली है, उन सबको अपनी पॉलिसीज में इंक्लूड करने के लिए आप ऑलरेडी रेडी रहोगे, है ना। तो फ्यूचर में जो भी एमर्जिंग चैलेंजेस है या फिर जो नए नए डिमांड्स मार्केट में आ रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए आप एडवांस में रेडी रहोगे। फिर है फ्लेक्सिबल पॉलिसी फ्रेमवर्क। यहाँ पे आप अपनी पॉलिसीज को ऐसे डिजाइन करेंगे कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे। ऐसा नहीं कि आपने कोई पॉलिसी बना ली, अब उसमें कोई भी एग्जिट पॉइंट ही नहीं है, ना तो आप पॉलिसी को खत्म कर सकते हो ना तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप पॉलिसीज बना रहे हो उसमें फिर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कल को जब सर्कमस्टेंसेस बदल जाएंगे, सेम नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस होते जाएंगे, तो उसके रिस्पॉन्स में हम भी अपनी पॉलिसी में वो सारे एडोप्टेशन करते जाएं, ठीक है। इसके बाद है आपकी डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो आपके डेटा पर बेस्ड होने चाहिए। तो आपको पहले पूरे डेटा एनालाइज करना है और उसके बाद पहले से डेटा को एनालाइज करने के बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो उन चेंजेस को आप पहले से ही एंटिसिपेट कर लेते हैं या फिर पहले से ही आप उसे क्या कहते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं या चेंजेस को पहले से फोरकास्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सारे चेंजेस आपको पहले से समझ में आ जाते हैं।
जिससे क्या होगा कि आप जो भी आपने मतलब डिसीजंस लेंगे वो उन चेंजेस को ध्यान में रखकर करेंगे, और फिर जब भी चेंजेस वो आएंगे तो आप उसके अनुसार अपने जो भी डिसीजन है उसमें आप एडजस्टमेंट कर देंगे। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है इनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग क्वालिटी। तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्लूरैलिटी होती है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स पता चलते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बैलेंस डिसीजन लेने में हेल्प होती है। तो जब आप मान लो कि कोई गुस्से में हो या किसी और कम्युनिटी के खिलाफ आपको नफरत हो, तो हो सकता है कि आपका जो डिसीजन हो अकेले अगर आपको लेना हो तो ऐसा हो जो सिर्फ आपकी कम्युनिटी को वेलफेयर देगा, दूसरी कम्युनिटी को के लिए वो नुकसान वाला होगा। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्लूरैलिटी है तो आप ऐसा कोई डिसीजन अपने आप अकेले नहीं ले सकते, आपको सारी ही कम्युनिटी की बातें सुननी होंगी। तो आपका जो डिसीजन होगा वो किसी के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि वो बैलेंस्ड होगा, है ना। तो आपका डिसीजन ज्यादा बैलेंस्ड बनता है और वेल राउंडेड डिसीजन आप लेते हैं, जहाँ पे सारी लोग कम्युनिटी ही कवर अप हो रही हो। अब ये आपको हेल्प करता है आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में विद द मोर कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन। तो अपने किसी भी प्रॉब्लम को आप जल्दबाजी में या गलत तरीके से सॉल्व करने की जगह आप सबकी बातें सुनकर एक अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए भी की स्ट्रेटेजीज क्या है कि एक तो आपके यहाँ पे डेटा ड्रिवन एनालिसिस होना चाहिए। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सारे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा सबको यूटिलाइज करना चाहिए। क्वांटिटेटिव मतलब वो डेटा जो नंबर्स के फॉर्मेट में हो। जैसे अगर मैं आपकी इनकम पूछ लूँ या फिर आपकी एज पूछ लूँ तो आप उसे नंबर्स में बताएंगे, जैसे 10,000 हो गया या अ, जैसे 10,000 हो गया या फिर 22 ईयर्स एज हो गई, तो ये सब आप क्या क्या हो जाएगा, ये आपकी क्वांटिटेटिव डेटा है। और क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, जैसे मैंने आपसे जेंडर पूछ लिया तो अब आप ये नंबर्स में नहीं बता सकते, या तो आप मेल फीमेल ऐसे आप बताएंगे। जैसे अगर मैंने आपसे आपकी हॉबीज पूछ ली तो वो आप नंबर में नहीं बता सकते। तो कुछ डेटा होता है जो न्यूमेरिक होता है, कुछ डेटा होता है जो न्यूमेरिक नहीं होता है। सारे ऐसे डेटास को स्टडी करने के बाद आपको कोई डिसीजन लेने हैं। इसके बाद आपको एनालिटिकल टूल्स और मैट्रिक्स वगैरह भी आपको यूज करना है, ताकि आप अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे आपको ऑप्शन सिस्टमेटिकली पता चले, ताकि अब आप जो भी अ, किसी भी सॉल्यूशन को आप अडॉप्ट करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास एक एविडेंस बेस्ड आउटकम मिलेगा, है ना। तो क्योंकि आपने देखा था पहले से ही सारे टूल्स वगैरह आपने यूज कर लिए थे देखने के लिए कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं और उसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, किसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो मान लो कोई प्रॉब्लम आई, उसके लिए आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तो आपने सबकी बातें सुनी, इसके बाद फिर आपने डेटा वगैरह का भी यूज किया। आपने पूरा देखा कि यार नहीं, लास्ट टाइम जब ये प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन लगाया गया था तो उससे ये रिजल्ट आया था। ऐसे आपने पूरे सबका एनालाइज किया और उसके बाद आपको पता चला कि कोई एक बेस्ट वे है जिससे आप ये प्रॉब्लम को सबसे बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे ही आप उसे अडॉप्ट करेंगे, अब उसमें से जो आउटकम मिलेगा वो एविडेंस बेस्ड आउटकम होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको एनालाइज किया हुआ था, आपने पहले से ही अपने टूल्स का यूज करके इसे प्रिडिक्ट कर लिया था कि यही आउटकम होने वाला है। इसके बाद आता है आपका कोलैबोरेटिव इनपुट। यहाँ पर आप अपने स्टेक होल्डर्स को एंगेज करते हैं कंसल्टेशन के थ्रू, उनसे आप डिस्कशंस करते हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज पे, और इवन आप उनके बीच में आप टीम वर्क को इनकरेज करते हैं ताकि वो साथ में मिलकर काम कर सके, ताकि आपके डिसीजन में क्रिएटिविटी हो, कंसेंसस कंसेंसस हो। ठीक है। तो जो एक तो आपको डेटा का यूज करना है और दूसरा जो भी आपको डिसीजन लेना है वो कोलैबोरेटिव वे से होना चाहिए। आपस में सारे ही स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन उस पे होना चाहिए, उनके बीच में टीम वर्क होना चाहिए, उनके सारे थॉट प्रोसेस को जोड़कर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और जिस भी डिसीजन पे वो पहुंचे वो उसमें सबकी सहमति भी होनी चाहिए। फिर है कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। अब एक बार आपने कोई डिसीजन ले लिया तो वहां पर आपको छोड़ना नहीं है, आपको एक फीडबैक लूप बनाना है ताकि आप ये देख सके कि जो भी आपने सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया है उससे डिजायर्ड आउटकम्स आ रहे हैं या नहीं। और अगर आपको डिजायर्ड आउटकम्स नहीं आ रहे हैं तो आप कुछ स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करेंगे ताकि आपको वैसे ही आउटकम मिले जैसा आप चाहते थे। इसके बाद अपने डिसीजंस को आप रेगुलरली देखते रहेंगे ताकि इफेक्टिवनेस उस पर आए, और अगर कुछ जरूरत चेंजेस उस पर करना है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो टाइमली आप उसको एडजस्ट कर पाओ। ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए या फिर आप उसे पहचान ना पाओ। एक बार आपने डिसीजन लिया फिर उसमें लगातार आपको देखते रहना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है, और जब उसमें चेंजेस की जरूरत पड़े तो इमीडिएटली आपको चेंजेस इंट्रोड्यूस करने हैं फॉर इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आपकी अपॉर्चुनिटी है ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस। अब इसमें जो प्लूरलिटी होती है वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि आप
के पास एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो ऑफ द पोटेंशियल चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज। तो आपको पहले से समझ में आ जाए कि पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में से क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं और उसके क्या क्या रिस्पॉन्सेस हम दे सकते हैं। तो जब आप पहले से ही अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर लेते हो तो आप ज्यादा रेजिलियंट बन जाते हो। रेजिलियंट मतलब अब आपकी सहन शक्ति ज्यादा हो जाती है। अब आप उस सिचुएशन को बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हो या उस पर स्टैंड ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए इस तरफ से भी प्रॉब्लम्स कुछ आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स इस तरफ से भी आ रही हैं। अगर आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर ना होते तो हो सकता था कि आप गिर जाओ, आपको चोट लग जाए। लेकिन जैसे ही आपने इसके लिए प्रिपेयरनेस बनाई, आप क्या हो गए, ज्यादा रेजिलिएंट हो गए टू दीज प्रॉब्लम्स। तो जब आपको पहले से ही पता होता है कि आपकी फ्यूचर के क्या क्या चैलेंजेस होने हो सकते हैं और उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सेस हैं जो आप दे सकते हैं, तो ये आपको और ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है आपकी प्रॉब्लम्स में। अब यहाँ पे सब इसकी भी कुछ की स्ट्रेटेजीज होती है, जैसे अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर आपको एक कल्चर आपको प्रमोट करना होता है जिससे आप चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर पाओ। तो तुरंत ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्विकली चेंजेस होने चाहिए टू द एक्सटर्नल चैलेंजेस। तो कोई भी बाहर का चैलेंजेस आए तो तुरंत आपको उस पर रिस्पॉन्ड करना है। तो जैसे अगर यहाँ से आपको दिख रहा है कोई चैलेंजेस आते हुए, आपने तुरंत ही ये रिस्पॉन्स नहीं लिया होता तो ये भी जो ब्लॉक है वो गिर जाता और शायद आपको लग जाती है ना। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि जब भी कोई चेंजेस मार्केट में आ रहे हो या एनवायरमेंट पे आ रहे हो तो उस पर प्रॉपर आपको नजर रखनी है और फिर तुरंत आपको एक्शन लेना है। इसके बाद है कंटिन्यूअस लर्निंग। आपके अपने स्टाफ को कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करने चाहिए ताकि जो उनके बीच में नॉलेज शेयरिंग है वो और बढ़े। मतलब जो चीज सीनियर्स को पता है, जो उनके पास नॉलेज है, वो अपने सबॉर्डिनेट से शेयर करें या फिर अपने आसपास पे जिस किसी को कुछ पता है या किसी को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो वो आपस में शेयर कर सके। इसके अलावा इनोवेशन हो सके ताकि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज है वो और बढ़े। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको यही मेथड अडॉप्ट करनी चाहिए जब भी ये प्रॉब्लम आए। तो आपको अलग अलग मेथड्स ढूंढते रहना है ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब ये प्रॉब्लम आए तो आप इसको इससे भी बेटर तरीके से डील कर सको। फिर आता है आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। तो आपको एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बिठाना है जिससे क्या हो सके, आपके बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो और ज्यादा अच्छे से फैसिलिटेट हो सके, है ना। तो अगर आपके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है तो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ेंगी। इसकी वजह से आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। फिर आपके जो ये ऑर्गेनाइजेशन का रेजिलियंस है वो उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो आपको एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क बिठाना है जिससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको शेयर करनी है। आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसको छुपाना नहीं है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उसे दिखाना है, कोलैबोरेट करना है और एम्प्लॉयज को एंगेज करना है ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इन्फॉर्मेशन शेयर करो, आप फिर साथ में मिलकर काम करो और एम्प्लॉयज को भी एंगेज करो। फिर आते हैं आपके, ये तो थे क्या अपॉर्चुनिटीज थी आपकी प्लूरलिटी की वजह से, जिसमें हमने देखा कि पहली अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि हम इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग बना सकते हैं, ऐसी पॉलिसी जिसमें सब इंक्लूड हो। दूसरा है इनोवेशन इन क्रिएटिविटी प्रमोट होती है। तीसरा था पब्लिक ट्रस्ट ज्यादा बढ़ता है। फिर चौथा था आपका कि सर्विस डिलीवरी और भी ज्यादा इम्प्रूव होती है। इसके बाद था आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स प्रमोट होते हैं। फिर था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है, लड़ाइयाँ कम हो सकती हैं। फिर है आपके सारे ही कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है। फिर हमने देखा कि एडेप्टेबिलिटी प्रमोट होती है। अगर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो आप उसमें रिजिड नहीं रहेंगे, फ्लेक्सिबल बनेंगे। फिर हमने देखा कि आपको आपकी जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होगी वो और अच्छी होगी, बेटर डिसीजन आप ले पाएंगे। फिर हमने देखा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रेजिलियंस और ज्यादा बढ़ेगा। देन बस अब आपका है सिर्फ मैं कैसे आप इस प्लूरलिटी को मैनेज करने वाले हैं, मतलब मैनेज करने में क्या क्या आपको चैलेंजेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन डिसीजन मेकिंग। तो प्लूरलिटी क्या करती है, आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है। अब किसी भी डिसीजन में अपने अलग अलग ग्रुप्स के इंटरेस्ट को फुलफिल करना, सबके इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करना और उनकी जो अलग अलग प्रायोरिटीज होती है, जो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज होती है कि किसी को प्रॉफिट चाहिए, किसी को ये चाहिए कि पॉल्यूशन ना हो, किसी को चाहिए कि टैक्सेस ज्यादा आए। तो ये सारी चीजें जो सबकी अलग अलग इंटरेस्ट है उसमें से कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। लगा अगर आप किसी एक ग्रुप के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं तो दूसरा ग्रुप नाराज हो जाएगा, दूसरे को कर रहे हैं तो पहला ग्रुप नाराज हो जाएगा।
तो ये क्या होता है, ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज होती है, तो उसको आपस में डील करना बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसे मान लो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, अब अगर आपको खुद को वो डिसीजन लेना है तो आप बहुत आसानी से ले लोगे, लेकिन अगर आपको सबकी सहमति से कोई डिसीजन लेना है तो सबको आपस में एग्री करवाना, सबकी नीड्स को फुलफिल करना, या फिर आपकी जो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज हैं उनको देखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ही इजी तरीके से सोचें, अगर आपको कोई मूवी देखनी है और अगर आपको अकेले जाना है तो आप अपने हिसाब से कोई भी सुटेबल टाइम पे जा सकते हैं, जो आपको मूवी पसंद हो वो आप देख सकते हैं। पर अगर आपको अपनी पूरी क्लास को एग्री करवाना है कि सब लोग साथ में मूवी देखने चलते हैं, तो या तो सबका टाइम मैच नहीं करेगा। कोई बोलेगा नहीं दोपहर वाले शो पे चलना है, कोई बोलेगा नहीं मैं दोपहर में बिजी हूँ, रात वाले शो में चलते हैं। फिर कोई बोलेगा कि नहीं ये वाली नहीं दूसरी वाली मूवी देखनी है, तो सबकी मूवी प्रेफरेंसेस भी अलग अलग होंगी। फिर उसमें से आपस में किसी के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे होंगे, ईगो क्लैशेस भी हो रहे होंगे कि ये चलेगा तो मैं नहीं चलूंगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। तो इसकी वजह से एक कंसेंसस पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको प्लूरैलिटी में आप चल रहे होते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत टफ हो जाता है। अब उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, या तो आप कंसेंसस बिल्डिंग कर लो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्कशन करके आपस में नेगोशिएशन करके आप कुछ स्टेक होल्डर्स के बीच में कंसेंसस बिठा सकते हो। तो आप सारे क्लासमेट्स के बीच में आप डिस्कशन करवा सकते हो कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, फिर आप नेगोशिएट कर सकते हो कि देखो थोड़ा सेक्रीफाइस मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सेक्रीफाइस तुम कर लो ना, दोपहर ना रात शाम को चलते हैं। तो ऐसे आप करके आप एक कंसेंसस पे पहुंच सकते हो। फिर है आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसके बाद अगर आपके बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, तो उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, है ना। तो जो भी आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो भी आप एक दूसरे की बातें मानने के लिए तैयार नहीं हो क्योंकि आपकी बीच में लड़ाई है, तो अगर आप वो लड़ाई सॉल्व कर दोगे तो ये डिसएग्रीमेंट्स भी अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। फिर आपके आते हैं प्रायोरिटाइजिंग फ्रेमवर्क्स। तो इसमें आप क्या करते हो, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स या फिर ऐसे ब्लूप्रिंट या रोड मैप आप तैयार करते हो जिसमें आप अपने प्रायोरिटाइज करोगे एक्शंस को, उसकी इम्पैक्ट और रीजनेबिलिटी के साथ। तो इसमें आप क्या करते हो कि अगर आप पहले देख लेते हो कि अगर मैंने कोई एक्शंस किए तो उसका क्या इम्पैक्ट वगैरह होने वाला है, और उसके हिसाब से आप अपने एक्शंस को प्रायोरिटाइज करते हो कि चलो इतने बच्चे अगर साथ में नहीं चल पा रहे हैं, चलो 50 बच्चे साथ में नहीं चल पा रहे तो कम से कम 40 चलने चाहिए। तो उसमें भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि कौन कौन से बच्चे नहीं हो तो चलेगा, कौन कौन से का कंपलसरी होना जरूरी है। तो आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग है, अगर आप सबको साथ में नहीं ले पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि किसी को लेफ्ट आउट कर देना है, कुछ इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो कुछ इंटरेस्ट को अगर आपको देखना है कि अगर नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं, तो प्रायोरिटी एक्शन डिसाइड करना है कि कौन से एक्शन, कौन से वाले इंटरेस्ट को हमने फुलफिल नहीं किया तो क्या इम्पैक्ट होगा, और उसके बेसिस पर आपको अपने एक्शंस को प्रायोरिटाइज करना है। तो जब डिसीजन खुद ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो उसे और ज्यादा डिफिकल्ट बनाना सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करके, ये थोड़ा सा अपनी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ा देगा। तो ऑलरेडी वो डिसीजन अपने आप में डिफिकल्ट था, अब आपने क्या किया, उसमें प्लूरलिटी को और जोड़ दिया, तो इसकी वजह से ये आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा उस काम को करने में, सबको खुश रखने में। फिर आपका आता है रिसोर्स एलोकेशन। तो आपके पास जो रिसोर्सेस है वो ऑलरेडी बहुत कम है। अब उस कम रिसोर्सेस को ये ध्यान रखना कि सब में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जब आप ये इंश्योर करना कि जो भी आप रिसोर्सेस आपस में बांट रहे हो उससे फेयरनेस हो, है ना, सबकी नीड्स फुलफिल हो सके, तो इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करना होगा, नहीं तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपके पास रिसोर्सेस कम है, आप सबको उतना अमाउंट नहीं दे सकते जितना उनको चाहिए, है ना। तो आपको बहुत केयरफुल ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको कितना अमाउंट मिलने वाला है, ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब उसकी की स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, इक्विटी एनालिसिस। तो आपको सबसे पहले एक इक्विटी एनालिसिस करवाना पड़ेगा ताकि आपके बीच में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर तरीके से हो सके। अब इक्विटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी एक डिपार्टमेंट को रिसोर्सेस एलोकेट करने से पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि बाकी डिपार्टमेंट्स को कितने पैसे मिले हैं और क्यों मिले हैं, उनकी साइज वगैरह के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आप उनको अपना पैसा एलोकेट करेंगे। फिर है आपका डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आप डेटा का यूज करेंगे अपने रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन के लिए। तो आप देखेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स वालों को कितने सारे काम करने बाकी हैं, इनका कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आएगा, कितना हमें सरप्लस उन्हें बजट एलोकेट करना है, ये सारी चीजें आप डिसाइड करेंगे डेटा को देखते हुए, है ना। तो अगर किसी डिपार्टमेंट ने पिछले साल बहुत अच्छा काम किया था, जितने आपने रिसोर्सेस उनको दिए थे वो सारे खर्च किए थे सही जगह पर, तो आज वो शायद उनको आप ज्यादा रिसोर्सेस एलोकेट कर सकते हो। लास्ट टाइम किसी डिपार्टमेंट को आपने जो पैसे दिए थे उसने वो यूटिलाइज ही नहीं किए,
अभी तक उसको खर्च नहीं कर पाए हैं सही जगह पर, उनके पास अभी भी वो पैसा रखा हुआ है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप उनको रिसोर्सेज देंगे तो थोड़े से कम देंगे। फिर है पार्टिसिपेटरी बजटिंग। इसमें क्या होता है कि आपको कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना है इन द बजटिंग प्रोसेस टू रिफ्लेक्ट देयर प्रायोरिटीज। तो यहाँ पे आप अलग अलग कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो बताएं कि आपको कितना बजट चाहिए, कितना बजट किसको मिलना चाहिए, और आपको पता चल पाएगा कि उनकी प्रायोरिटीज कौन सी है। ठीक है, तो आप जब सबसे पूछ लेंगे कि आपको बताओ किस चीज के लिए पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, तो आपको सबके पॉइंट ऑफ व्यूज पता चलेंगे, तो आप इजीली उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास रिसोर्सेस ऑलरेडी बहुत स्केयर्स हैं, लिमिटेड है आपकी डिमांड के कंपैरिजन में, तो ये आपके लिए इस केस में ये चैलेंजिंग हो जाता है कि आप उस रिसोर्सेस में इक्वालिटी को भी मेंटेन करें। तो आपके पास पैसे वैसे ही बहुत कम है कि सबको आप उतना पैसा नहीं दे सकते। अब उसमें भी अगर आपको ये देखना पड़े कि सबको इक्वालिटी के साथ पैसा मिलना चाहिए, ये आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। फिर है कम्युनिकेशन बैरियर। तो अगर आपके बीच में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये आपकी प्लूरैलिटी को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, तो उन सब लोगों को ठीक से मैनेज करने के लिए उनका आपस में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो अलग-अलग लोग आते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, अलग कल्चर से होते हैं, अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप से होते हैं। तो उनकी वजह से उनके जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं, आपस में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते ठीक से, कल्चरल डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और अलग अलग लेवल की लिटरेसी है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो कलेक्टर हो या डेप्यूटी कलेक्टर हो सकता है कि वो अलग अलग जो होता है ना पोस्ट में वो काम कर रहे हो, उसकी वजह से उनका जो लिटरेसी लेवल होगा वो अलग अलग होगा, जिसकी वजह से आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपका एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझना, कल्चर को नहीं समझना, या फिर आपका लिटरेसी लेवल का अलग अलग होने की वजह से भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आती है। इसको सॉल्व करने के लिए आप मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन करेंगे। आप ये इंश्योर करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, रिलीज करनी हो, तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होनी चाहिए जो सबको समझ में आ जाए। फिर कल्चरल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके सारे पब्लिक ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो अलग अलग ग्रुप से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए उनकी कल्चर्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे फिर आपका आता है एसेसिबल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको इंफॉर्मेशन इंश्योर करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं कर रहे हैं, तो अलग अलग लोगों को एक्सेसिबल होनी चाहिए, चाहे उनका लिटरेसी लेवल कुछ भी हो। तो अगर वो बहुत ज्यादा पीएचडी होल्डर्स हैं, तो भी उनके पास उनकी लैंग्वेज में उनकी समझने के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर कोई कभी स्कूल नहीं भी गया है, तो भी उनको समझ में आ जाए इस भाषा में, या इस तरह से उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। इवन अगर कोई डिसेबल है, कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो उनको उनके लिए भी वैसी इन्फॉर्मेशन रिलीज करनी चाहिए जो उनकी समझ में आ जाए। तो जैसे हम देखते हैं कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज कल्चर ग्रुप से आते हैं, जिसकी वजह से उनका आपस में कम्युनिकेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर चले जाता है आपका इंस्टीट्यूशनल रेसिस्टेंस। तो कई बार जो आपका इंस्टीट्यूशन होता है वो रेसिस्ट करता है कि हमें चेंजेस नहीं करने हैं, जिसकी वजह से आपकी प्लूरलिटी को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप इस चेंजेस के लिए अपने डोर्स क्लोज कर देते हैं कि हम कोई चेंजेस नहीं इम्प्लीमेंट करने देंगे, तो उस टाइम पर आपके लिए प्लूरलिटी को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप आपके जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है या जो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उसमें हो सकता है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव को आप एकोमोडेट या फिर साथ में लेकर ना चल पाए। तो उसको साथ में लेकर चलने के लिए आपको चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और कुछ इंस्टीट्यूशन ये चेंजेस करना ही नहीं चाहते हैं। अब उसके लिए आपको स्ट्रेटेजीज क्या अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि आपको चेंज मैनेजमेंट लाना पड़ेगा। आपको ऐसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एनवायरमेंट लाना पड़ेगा जो आप चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो। ओके, तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ेगी जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ सके। फिर है लीडरशिप कमिटमेंट। आपको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कमिटमेंट इंश्योर करना पड़ेगा
जो ये बात बोल रहा है कि डाइवर्सिटी होगी, सबको डाइवर्स व्यूज को सुना जाएगा और सबको इंक्लूड किया जाएगा। तो इस केस में जब आपको लग रहा हो कि यार ऑर्गेनाइजेशन हमारी नहीं सुन रही है, तो एक लीडर होना चाहिए जो आपको एश्योरेंस दे कि कोई बात नहीं, मैं आपका काम करवा दूंगा, मैं उनको समझा दूंगा कि सारे ही ग्रुप्स की बात सुनी जाए और उनको इंक्लूड किया जाए। ओके। फिर आपका आता है कैपेसिटी बिल्डिंग। यहाँ पे आपको कैपेसिटी बनानी है इंस्टीट्यूशन की, ताकि वो डाइवर्सिटी को मैनेज भी कर पाए और उसे और प्रमोट भी कर पाए। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी रेजिलियंस होना चाहिए कि वो आपकी जो चेंजेस हैं, तो वो उस चेंजेस को, डाइवर्सिटी को प्रमोट भी कर पाए और मैनेज भी कर पाए। चेंज इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड, जैसे हम कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन तो होना ही चाहिए, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। फिर आपका आता है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। तो आपको अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, जिसके अलग अलग इंटरेस्ट है या अलग अलग जिनके वैल्यूज हैं, वो आप मतलब जो वैल्यूज है वो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग होती है ना। तो आपका चैलेंज क्या है कि उनके इंटरेस्ट और वैल्यूज बहुत सारे तो हैं, साथ ही में जो उनके इंटरेस्ट है वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है। मतलब एक का अगर आप इंटरेस्ट फुलफिल करेंगे तो दूसरे का अपने आप कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग वैल्यूज होते हैं। इनकी कॉम्पिटिंग प्रायोरिटीज को बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो किसी ग्रुप के लिए कोई एक प्रायोरिटी होगी, दूसरे ग्रुप के लिए दूसरी प्रायोरिटी होगी। अब इनकी अलग अलग प्रायोरिटीज को आपस में कॉम्पीट करना, या उनकी जो अलग अलग कॉम्पिटिंग प्रायोरिटीज है उनको आपस में बैलेंस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बीच में टेंशन और बढ़ती है और डिसएग्रीमेंट्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है और कोलैबोरेशन हो नहीं पाता। ओके। तो अगर आपने सबको इन्वॉल्व किया है, तो सबकी नजर में उनके लिए अलग अलग प्रायोरिटीज हैं जिन पर पहले फोकस करना चाहिए। अब सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज है, आप सब पर आप पहले फोकस तो नहीं कर सकते। जैसे ही आप किसी एक प्रायोरिटी को फोकस करेंगे तो दूसरी प्रायोरिटी निग्लेक्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से उनकी जो इतनी सारी प्रायोरिटीज है, उनके आपस में बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं, टेंशन होते हैं और आपस में डिसएग्रीमेंट होते हैं। तो आप किसी एक की प्रायोरिटी को फोकस करेंगे तो दूसरा डिसएग्री करेगा, लड़ाइयाँ होंगी ना, टेंशन बढ़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाओगे कि किसकी प्रायोरिटी को फोकस करना है, किसकी नहीं करना। आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे और आपस में जो कोलैबोरेशन है वो भी प्रमोट नहीं हो पाएगा। फिर आपका आता है रेसिस्टेंस टू चेंज। यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स हैं वो आपके प्लूरलिस्टिक अप्रोचेस को रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उस अगर प्लूरलिस्टिक बिहेवियर को आपने अडॉप्ट किया तो इससे आपका पावर चला जाएगा, स्टेटस कंट्रोल वगैरह सब चला जाएगा। ओके। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एक ही कम्युनिटी की चलती है ना, तो वो चाहेगा कि दूसरी कम्युनिटी नहीं आए तो बेटर है। तो वो इस प्लूरलिटी को रेसिस्ट करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर दूसरी कम्युनिटी को की भी सुनना पड़ गया या उनकी ओपिनियंस को भी सुना जाने लगा, तो इससे क्या होगा कि इसकी पावर, इसका कंट्रोल या ये स्टेटस का स्टेटस चला जाएगा। तो इसका ये जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो सकता है कि आपकी इनिशिएटिव्स के लिए स्केप्टिसिज्म को ले आए। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है एक डाउट होना, ट्रस्ट ना होना, कि आप जो आपस में कर रहे हैं तो एक दूसरे पर ट्रस्ट ना होना या एक दूसरे पर शक के नजर से देखना। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो आपकी डाइवर्सिटी और इंक्लूजन यहाँ पर ला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे प्लूरलिटी को। ठीक है। तो इससे होता क्या है कि कुछ लोग प्लूरलिटी के खिलाफ होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्लूरलिटी आई तो उनका पावर, स्टेटस, कंट्रोल सब चला जाएगा। उसका ये रेजिस्टेंस की वजह से डाउट्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से आप कोई इनिशिएटिव नहीं लेते डाइवर्सिटी की तरफ, या फिर इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए आप कोई भी एक्शन नहीं लेते, जिसकी वजह से आपकी प्लूरलिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाती। फिर आपका आता है इन इक्विटेबल पार्टिसिपेशन। सारे ही ग्रुप्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब हो सकता है उनके पास अपॉर्चुनिटीज है पर इक्वल नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, तो अगर उसमें से नॉर्थ इंडिया के लोग मेजोरिटी में है, साउथ इंडिया के लोग माइनॉरिटी में है ना, मतलब जब आप इलेक्शन करके जाएंगे तो जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो नॉर्थ इंडिया की तरफ है, नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया में, और साउथ की तरफ थोड़ी सी कम पॉपुलेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही होगा। तो नॉर्थ वालों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ज्यादा होगा, साउथ वालों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा कम होगा। तो अब अपॉर्चुनिटी तो दोनों को मिली है कि वो आपस में रिप्रेजेंट कर पाए, पर नॉर्थ वालों को ज्यादा मिली है, साउथ वालों को कम मिली है।
तो जरूरी नहीं है कि सारे ही ग्रुप्स के पास इक्वल ही अपॉर्चुनिटी रहे पार्टिसिपेट करने की। इस केस में जो मार्जिनलाइज्ड वॉइस होती है, वो लोग जो थोड़े से माइनॉरिटी में है या फिर जो मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग हो चुके हैं, तो वो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस कभी कभी ओवरलुक हो जाती हैं, आप उनको नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी पॉलिसीज में उनकी नीड्स को इफेक्टिवली एक जगह नहीं मिलती है या उन्हें प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो प्लूरलिटी के गोल्स है वो पूरे नहीं हो पाते। तो प्लूरलिटी का गोल क्या होता है कि सबकी वॉइसेस को सुना जाना चाहिए और आपकी पॉलिसी में सबकी ही ओपिनियंस को एक जगह मिलनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा होता है कि सारे ही ग्रुप्स को प्रॉपर या इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती है, तो उसमें से जो माइनॉरिटी की वॉइसेस है, जैसे कि यहाँ पे साउथ की जो वॉइसेस है, वो हो सकता है कि वो ओवरलुक हो जाए, नजरअंदाज हो जाए, जिसकी वजह से उनकी जो नीड्स है उन्हें हम प्रॉपरली आपकी पॉलिसीज में नहीं दिखा पाते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्लूरलिटी का जो गोल था वो सेक्रीफाइस हो जाता है। फिर आपका आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ एफर्ट्स। प्लूरलिटी की वजह से आपके अलग अलग ग्रुप्स के जो एक्शंस होते हैं या फिर जो एफर्ट्स लगाते हैं वो फ्रेगमेंटेड हो सकते हैं। तो प्लूरलिटी की वजह से क्या हो सकता है कि आपके जो इनिशिएटिव्स हैं, आप जो अपना कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो फ्रेगमेंटेड हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ उनका खुद का ध्यान है, अपने इंटरेस्ट की तरफ वो फोकस कर रहे हैं और आपस में कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। जैसे अभी अगर हम यही नॉर्थ और साउथ की बात करें, तो नॉर्थ के लोग मतलब हिंदी को प्रमोट करने के लिए ज्यादा फोकस कर सकते हैं कि कुछ ऐसे एक्शंस लिए जाए, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिससे हिंदी हिंदी प्रमोट हो। और साउथ के लोग बोल सकते हैं कि नहीं, तेलुगु प्रमोट होनी चाहिए, तमिल प्रमोट होनी चाहिए, मलयालम प्रमोट होनी चाहिए। तो सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना, दूसरे के इंटरेस्ट को छोड़कर आपस में कोई कोऑर्डिनेट नहीं करना, इसको हम बोलते हैं कि फ्रेगमेंटेड इनिशिएटिव्स है। फ्रेगमेंटेड मतलब टूटे फूटे इनिशिएटिव है, कि सब लोग इनिशिएटिव तो ले रहे हैं पर सबका इनिशिएटिव एक डायरेक्शन में जाने की जगह अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो कई बार जब आप प्लूरलिटी को लाते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सबकी जो एफर्ट्स हैं वो एक डायरेक्शन में ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हर कोई कोशिश कर रहा होता है सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, और दूसरे के इस चक्कर में वो दूसरे के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देता है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप जो भी एफर्ट्स डालेंगे उसमें कोहेशन नहीं होगा, मतलब वो एकता नहीं होगी, सब लोग साथ में मिलकर काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि डुप्लीकेटेड वर्क हो जाए, वेस्ट रिसोर्सेस आपके वेस्ट हो जाए, और कुछ ऐसी पॉलिसीज बने जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स हो, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी बने जो एक का इंटरेस्ट फुलफिल कर रही है, दूसरे का नहीं कर रही है, जिसकी वजह से स्टेक होल्डर्स के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब जैसे आप डुप्लीकेट वर्क को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने मान लो डिवीजन ऑफ वर्क किया था सेंसस के लिए, तो हमने किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बोला था कि आप चले जाना किस पर्टिकुलर सिटीज में, एमपी में जाके सेंसस कर लेना, दूसरे ग्रुप को बोला था कि आप यूपी में जाके कर लेना, तीसरे ग्रुप को बोला था बिहार में कर लेना। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि साथ में कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरे की बात सुनी नहीं, है ना, तो सबने अपने एफर्ट्स तो किए पर अलग अलग डायरेक्शन में किए। तो हो सकता है कि यहाँ पे दोनों ही ग्रुप चले गए हो कहाँ, एमपी में सेंसस कलेक्ट करने के लिए। अब एक ही जगह अगर दो पार्टीज दोनों ही सेंसस कलेक्ट कर लेंगी, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, उन्होंने सुना नहीं, ठीक से काम नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, एमपी में आकर उन्होंने दोनों ही पार्टी ने एमपी का कंसेंसस ले लिया। तो डुप्लीकेटेड वर्ड्स हो गए, वर्क हो गया। तो अब काम तो हुआ पर दोनों का सेम काम हुआ, इसका कोई फायदा थोड़ी था। आपके रिसोर्सेस वेस्ट हो गए, इतने दिनों तक जो आपने सेंसस किया इसमें आपका टाइम वेस्ट हुआ, मनी वेस्ट हुआ। तो ये क्या होता है, जब आप टुकड़ों में अपने एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट काम नहीं कर रहे होते हैं, मतलब आपने कोई डिवीजन ठीक से नहीं किया कि यूपी एमपी बिहार में करते हैं, आपने बस बोला सेंसस करनी है और आपने फिर अपने अपने एफर्ट्स के हिसाब से, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सेंसस करना शुरू कर दिया। तो हो सकता है दो ही ग्रुप्स किसी एक जगह का सेंसस कर ले, तो इसकी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा और आपके रिसोर्सेस वेस्ट हो जाएंगे और आपकी जो पॉलिसीज होंगी वो बहुत कंफ्यूजिंग बनेगी। फिर आपका आता है पावर इम्बैलेंसेस। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पावर डायनामिक्स है, जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी, जहाँ पर जिसकी पावर ज्यादा है किसी की पावर कम है, तो ये आपकी प्लूरलिस्टिक प्रोसेस को खराब कर सकती है। जैसे अगर नॉर्थ की पावर ज्यादा है, मान लो साउथ में अगर रिप्रेजेंटेशन कम होने की वजह से उनकी पावर पार्लियामेंट में कम हो गई है, तो ये जो आपकी यहाँ पे ऑलरेडी पावर डायनामिक्स है ना, किसी की पावर ज्यादा किसी की कम है, ऐसा है अगर, तो ये आपकी प्लूरलिस्टिक प्रोसेस को खराब कर सकती है, जहाँ पे जो डोमिनेंट ग्रुप है वो आपकी माइनॉरिटी की वॉइसेस को ओवर शेडो कर देंगे, जहाँ पे सिर्फ डोमिनेंट जो वॉइसेस है, जो जिनके पास ज्यादा पावर है, वो आपके माइनॉरिटी की पावर को दबा देंगी, जिसकी वजह से जो आपको आउटकम आएगा वो इनइक्विटेबल आएगा, किसी एक के फेवर में आएगा, दूसरे के अगेंस्ट आएगा, जिसकी वजह से आपके
तो जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, रिसेंटमेंट फेस करना पड़ेगा, मतलब आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उन लोगों को जो जिनकी प्रॉब्लम्स को एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया गया है। रिसेंटमेंट का मतलब है कि उनके बीच में एक नाखुश वो हो जाएंगे, वो खुश नहीं होंगे इस डिसीजन से क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी गई है। तो ऐसी जगह जहाँ पे ऑलरेडी किसी की पावर ज़्यादा है, किसी की पावर कम है, तो वो प्लूरलिस्टिक नेचर को खराब कर सकती है, जिसकी वजह से जिनकी पावर ज़्यादा है वो माइनॉरिटी की वॉइसेस को ओवर शेडो कर देंगे, जिसकी वजह से जो भी आउटकम आएगा वो इक्विटेबल नहीं आएगा, किसी एक के फेवर में होगा, दूसरे के फेवर में नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके जो कंसर्न्स हैं, मतलब जो माइनॉरिटी जिसकी आवाज नहीं सुनी गई, उससे में रिसेंटमेंट हो सकता है, नाखुश हो सकते हैं वो, क्योंकि उनकी आवाज नहीं सुनी गई, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। फिर आपका आता है कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जब आप अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं तो इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी बढ़ती है ना। तो आपके नॉर्म्स अलग अलग हैं, हर जगह की वैल्यूज अलग अलग हैं, हर कोई अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके के एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सबकी एक्सपेक्टेशन अलग होने की वजह से वैल्यूज नॉर्म सब कुछ अलग होने की वजह से आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है। ओके, तो आप किसी सामने वाले को जज कर सकते हो इस बात के लिए क्योंकि वो वैसे रूल्स फॉलो नहीं करता जैसे आप करते हो। तो इसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है टीम्स के बीच में। तो जो टीम्स आपकी बनी है उस टीम मेंबर्स के बीच में आपस में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कुछ बन नहीं, आपस में उनकी बनेगी नहीं, जिसकी वजह से आपके जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होंगे वो थोड़े कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे, जिसकी वजह से आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में कोहेजन बिठाना या उसे कोहेसिव बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोहेसिव मतलब जहाँ पे सब लोग साथ में मिलकर चले, यूनिटी बिठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप देख रहे होते हैं कि जैसा आपका कल्चर है, जो आपके नॉर्म्स है, पॉलिसी रूल्स है, वैसा सामने वाला फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है, जिसकी वजह से अगर आप एक टीम में हैं तो आपके बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो उसमें कोहेशन नहीं आ पाएगा, एकता नहीं आ पाएगी। फिर है लैक ऑफ कंसेंसस। जब आप प्लूरलिस्टिक एनवायरनमेंट में कंसेंसस लाना बहुत मुश्किल होता है। कंसेंसस का मतलब क्या होता है कि सारे लोगों को एग्री करवाना, तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें सब लोग एग्री। जैसे मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि मोर देन 50% लोग एग्री होने चाहिए, पर कंसेंसस में होता है कि पूरे 100 के 100% लोग एग्री होने चाहिए। तो प्लूरलिस्टिक एनवायरनमेंट में कंसेंसस लाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सबकी ओपिनियंस एंड प्रायोरिटीज अलग अलग है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके डिसीजन मेकिंग्स जो है वो रुक जाए, डिले हो जाए, या डिसीजन आप ले ही ना पाओ, जिससे क्या हो जाएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो इफेक्ट हो सकता है कि जब जैसे कुछ चेंजेस हुए थे तो आपको तुरंत इसमें रिस्पॉन्स लेना था, पर जो रिस्पॉन्स लेना था, जो डिसीजन लेना था उसमें सब एग्री नहीं हो पाए, इसीलिए या तो आपने वो डिसीजन बहुत लेट लिया या फिर वो डिसीजन लिया ही नहीं। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिवनेस और इफेक्टिवनेस में फर्क आ सकता है। तो नेक्स्ट हम कवर करेंगे अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस केस स्टडीज। तो इन केस स्टडीज को आप यूज कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। तो जब भी आप किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में लिखें या फिर चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे तो वहां पर आप एग्जाम्पल में ये केस स्टडीज मेंशन कर सकते हैं, जो आपके आंसर्स को और ज़्यादा एलेबोरेट या एट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहली केस स्टडी है पार्टिसिपेटरी बजटरी इन द बजटिंग इन द पोर्टो एलिग्रे। अब ब्राजील में एक जगह है पोर्टो एलिग्रे जहाँ पर पार्टिसिपेटरी बजटिंग होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे सारे सिटीजन्स को अलाउ किया जाता है कि आप बजट एलोकेशन की प्रोसीजर में आप पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पे सारे सिटीजन्स मिलके ये डिसाइड करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट को या कौन से एरिया पे कितना बजट एलोकेट करना है। तो ये जो इंक्लूसिव अप्रोच है ये इंश्योर करती है कि जो भी आप रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं वो इक्विटेबल हो, सारी कम्युनिटीज में बजट एलोकेट हुआ हो सके, और इससे आपको पब्लिक का ट्रस्ट जीतने में भी ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन इसमें चैलेंज क्या है, इतने सारे डाइवर्स इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, सबकी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने सिटीजन्स के साथ इफेक्टिवली और कंटिन्यूअसली इंगेजमेंट बनाए रखें। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये कर दिया तो काम बन जाएगा। तो अगर आपको उनका ट्रस्ट जीतना है या उनके सारे इंटरेस्ट को लगातार फुलफिल करना है तो आपका उनसे कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसमें ये रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप हमेशा ही उनके साथ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट में रहें और इंश्योर करते रहें कि जो भी आपके बजट एलोकेट हो रहा है उससे जो आउटकम आ रहा है वो ठीक ठाक या फेयर आउटकम आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपने इसमें पैसे लगा दिए पर आउटकम कुछ नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए दो चीजें जरूरी है कि एक तो आप उनके साथ लगातार कांटेक्ट में रहें और ये इंश्योर करते रहें कि जितना पैसा आपने लगाया है उससे नेसेसरी जो आउटकम है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
नेक्स्ट आपकी केस स्टडी है मल्टीकल्चरल एजुकेशन इन टोरंटो कनाडा। तो कनाडा में एक जगह है टोरंटो, वहां पर आपकी मल्टी कल्चरल एजुकेशन दी जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिसमें अलग अलग कल्चर की बातें आपको सिखाई जाएगी, या फिर अलग अलग कल्चर को आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो इस मल्टी कल्चरल एजुकेशन प्रोग्राम की जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पर जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है वो सारे ही कल्चर के लिए रिलीवेंट हो सके, और ये अलग अलग स्टूडेंट की पॉपुलेशन को बेनिफिट पहुंचा सके, चाहे आप किसी भी कल्चर के हो आपको उससे बेनिफिट हो। तो इस प्रोग्राम से होता क्या है कि जब आप ऐसे प्रोग्राम्स को लाते हैं जिसमें अलग अलग कल्चर की नीड्स को फुलफिल किया जा सके, तो इससे इंक्लूसिविटी बढ़ती है। इससे अलग अलग कल्चर के लोग आपके पास एजुकेशन लेंगे, और इससे जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। तो एजुकेशन देकर जो आपको आउटकम मिल रहा है या फिर जो नॉलेज उनकी बढ़ रही है वो भी आपको ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से आप देख देख सकते हैं। फिर इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं कि आपको इसमें इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो एजुकेशन कंटेंट है वो हर एक ग्रुप के लिए, हर एक कल्चरल ग्रुप के लिए रिलीवेंट होना चाहिए। और इसको इंश्योर करने के लिए आपको लगातार उन कम्युनिटीज से कंसल्ट करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ताकि आप उनके कल्चर्स को समझ पाओ, सीख पाओ। तो जब आप उनके कल्चर उनके उनसे ही उनके कल्चर के बारे में पूछेंगे तो आप बेटर तरीके से सीख पाएंगे, और जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स में सिखाएंगे। फिर आपका तीसरी केस स्टडी आती है पब्लिक हेल्थ आउटरीच इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। तो यूएसए में एक जगह है न्यूयॉर्क, वहाँ पे एक पब्लिक हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम चलता है, और इस प्रोग्राम में अलग अलग कम्युनिटीज को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनके हिसाब से। उनके लिए पर्टिकुलरली हेल्थ एजुकेशन को टेलर किया जाता है और उन्हें दिया जाता है। मतलब ये एक तरीके का कस्टमाइज, आप कह सकते हैं कस्टमाइज हेल्थ सर्विसेज होती हैं, जो अलग अलग अपॉर्चुनिटी, अलग अलग कम्युनिटीज की नीड को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। अब इस अप्रोच से होता क्या है, जो हेल्थ आउटकम्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, और अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में जो डिस्पैरिटीज होती है वो कम होती है। जैसे आप देखेंगे हमारे कंट्री में कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके पास हेल्थ फैसिलिटीज बेटर पहुंच पाती हैं, तो उनमें तो हेल्थ आउटकम्स हमें बेटर दिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जहाँ तक हम हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंचा पाते हैं। जैसे आप देखेंगे ट्राइबल पॉपुलेशन, तो वहां तक हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे से ना पहुंचने की वजह से उनमें कुछ ना कुछ जो डिसीजेस आप देखेंगे होती ही रहती है। तो ये क्या होता है कि ये है आपकी कम्युनिटी के बीच में डिस्पैरिटी, कि एक कम्युनिटी को वो बेनिफिट मिल रहे हैं जबकि दूसरों को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन वही इसको, इस डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी में ये प्रोग्राम लाया गया था, ताकि हर एक डाइवर्स यूनिवर्सिटी, डाइवर्स कम्युनिटीज को आपकी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। अब इसमें भी चैलेंजेस क्या आएंगे, लैंग्वेज बैरियर्स। तो आप हर एक कम्युनिटी को जब हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो वो आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद आपको अलग अलग कम्युनिटीज में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज हैं, पर ट्राइबल्स उनका जो फायदा है नहीं उठा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्राइबल्स हम पर ट्रस्ट नहीं करते, या कई जगह हमारी गलती है कि हमने उन्हें इंक्लूड नहीं किया, तो उसकी वजह से हमारे बीच में गैप आ गया है। आपको वो गैप भी बिल्डअप करना पड़ेगा, या गैप कवर अप करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज के बैरियर्स दूर करने हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना है, और ये आपको लगातार एफर्ट्स करते रहना है ताकि आप अ, उनके कल्चर को समझ पाए, और आपकी जो स्ट्रेटजीज होंगी वो कल्चरली कॉम्पिटेंट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। आप जो कम्युनिकेशन करेंगे वो हर कल्चर के लोगों को समझ में आनी चाहिए। फिर है आपकी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू मैनेजिंग प्लूरैलिटी। वैसे तो हमने जब अपॉर्चुनिटीज पढ़ी थी या जब चैलेंजेस पढ़े थे तो उसके नीचे ही हमने स्ट्रेटेजीज भी पढ़ी थी, कि उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा कैसे उठाया जा सकता है, उसकी स्ट्रेटेजीज, या अगर कोई चैलेंज है तो उसे दूर कैसे किया जा सकता है, उनकी स्ट्रेटेजीज। अब हम अलग से भी एक कवर करेंगे कि स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। तो पहली स्ट्रेटेजी होती है इंक्लूसिव लीडरशिप की। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी को लाना या फिर इक्विटी को प्रमोट करने के लिए वहाँ का लीडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि वहाँ का एनवायरनमेंट इंक्लूसिव बनाया जा सके, जहाँ पर हर एक कम्युनिटी के लोग को एग्जिस्ट कर सके, और डाइवर्सिटी, जिससे डाइवर्सिटी आएगी और सबके बीच में एक इक्विटी होगी। अब इसके लिए स्ट्रेटेजीज क्या है, आपकी लीडरशिप खुद बहुत ज्यादा डाइवर्स होनी चाहिए। लीडरशिप डाइवर्स होने का मतलब ये है कि जो आपके लीडर्स होते हैं ना उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि हर बार मेन स्ट्रीम के लोग बन रहे हैं, या हर बार किसी एक पर्टिकुलर कल्चर के या पर्टिकुलर रिलीजन का लोग ही उसमें लीडर बन रहे हैं। आपके लीडर्स भी अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए। ओके, जैसे अभी आपने सुना होगा पॉलिटी में
कि हम अभी रिजर्वेशन देते हैं, उसमें एक डिमांड उठी थी कि लीडरशिप आपको प्रमोशन में भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि जब आप लोगों को रिजर्वेशन देते हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी को किसी भी जॉब में आप रिजर्वेशन देते हैं, तो वो उस जॉब में एंटर तो कर जाते हैं पर वो प्रमोट नहीं हो पाते। तो जब आप देखेंगे प्रमोट होकर जो हायर ऑफिशियल्स जाते हैं, वो आपके जनरल कैटेगरी से लोग ज्यादा होते हैं, एससी एसटी से कम होते हैं। तो उसमें भी ये आपको सुझाव दिया गया था कि ऐसा कर लो कि ना सिर्फ जॉब में बल्कि जब आप प्रमोट करोगे तो भी आप इस एस सी एस टी को उसमें रिजर्वेशन दो। तो इससे क्या होगा कि आपकी लीडरशिप में भी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। तो उसी की बात की गई है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी हो तो आपको लीडरशिप में को भी डाइवर्स बनाना पड़ेगा, ताकि आपके जो लीडर्स हैं उसमें भी कुछ एस सी एस टी ओबीसी वगैरह सारे लोग हो। फिर है इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपका लीडर बहुत अच्छा है, लीडर अगर इंक्लूसिव लीडरशिप आपने की हुई है, तो उसमें क्या होगा कि आपको अलग अलग डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यूज आपको मिलेंगे, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, क्योंकि इस डिसीजन मेकिंग में हर लोगों का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। फिर है लीडरशिप ट्रेनिंग। अब अपने स्टाफ को ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो इंक्लूसिव लीडरशिप प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सके। ऐसी लीडरशिप जहाँ पे सब लोग इंक्लूड है, हर एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो यही लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में को इंक्लूसिव बनाने के लिए। इसके बाद हम सेकंड स्ट्रेटेजी देखेंगे, पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऐसे बनाना जिसमें डाइवर्सिटी की बात की गई हो, जहाँ पे इंक्लूजन करने की बात की गई हो, इंक्लूसिवनेस बनाने की बात की गई हो। तो आपकी खुद की जो आप पॉलिसीज बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, वो लॉज में आपकी डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए, उन लॉज में आपको इंक्लूसिवनेस रखना चाहिए। अब इसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। तो आप कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रही है या उसके लिए डिस्क्रिमिनेट करने की बात कर रही है। ठीक है, जैसे आप अगर आपको पता हो, जैसे सीएए बिल जो था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था, उसको क्रिटिसाइज इस बेसिस पर किया जा रहा था क्योंकि वो किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहा था, है ना, या फिर ऐसा दिख रहा है कि वो किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो आपकी पॉलिसीज में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आपको ऐसी पॉलिसीज इन्फोर्स करनी है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई हो। फिर आपका आता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन प्लान्स, जहां पर आप क्या करेंगे, एक कॉम्प्रहेंसिव डाइवर्सिटी और इंक्लूजन प्लान बनाएंगे। आपका जो भी प्लान बनेगा उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए और इंक्लूजन होना चाहिए। तो जो भी आप प्लान्स बनाते हैं वो फ्यूचर के लिए होते हैं ना, कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं। तो जो भी आपके प्लान्स होंगे, उस प्लानिंग में अलग अलग कम्युनिटीज के लोग शामिल होने चाहिए और इसमें इंक्लूसिवनेस दिखनी चाहिए। फिर है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। तो मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर एक बार कोई पॉलिसीज आपने इम्प्लीमेंट कर दी तो उसके इम्पैक्ट को आप लगातार मॉनिटर करते रहेंगे, इवेल्युएट करते रहेंगे कि क्या ये पॉलिसी से हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि या तो उससे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है या फिर कुछ अगेंस्ट जा रहा है, जैसा आप नहीं चाहते थे वैसा कोई आउटकम आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत ही एक्शन लेंगे और उन पॉलिसीज को मॉडिफाई करेंगे। तो पॉलिसीज और लॉज जो होते हैं वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूसिव बनाने में हेल्प करते हैं। तीसरी आपकी स्ट्रेटेजी है कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अलग अलग कम्युनिटीज को इंगेज करके रखेंगे इन द मीनिंगफुल वे, जिससे ये इंश्योर हो कि सारी कम्युनिटीज की वॉइसेस सुनी जाए और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए। तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, यहाँ पे सारी कम्युनिटीज को इन्वॉल्व होना चाहिए, तो आप सबको इंक्लूड करेंगे ताकि सबकी प्रॉब्लम्स को आप समझ सकें, उनकी वॉइसेस आप सुन सकें और उनके जो भी नीड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आप एड्रेस कर सकें। अब इसके लिए भी स्ट्रेटेजीज क्या है, कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड आपको बनाना पड़ेगा। एक ऐसा बोर्ड जहाँ पर आप इंश्योर करेंगे कि अलग अलग कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर हो, ताकि वो जब पॉलिसी वगैरह बनाए तो सबकी नीड्स फुलफिल हो। फिर पब्लिक कंसल्टेशन, कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे आपको क्या करना है, पब्लिक से भी कंसल्ट करना है, ताकि आपको ये समझ में आए कि पब्लिक क्या सोचती है, वो क्या समझ रही है, इससे उनको बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं या नहीं। तो इससे वो अपने इनपुट्स भी आपको प्रोवाइड करेगी। एक सजेशन हो सकता है या फिर आपने जो काम किया है, जो पॉलिसी आपने इम्प्लीमेंट की है, उसके रिगार्डिंग फीडबैक वो आपको दे सकती है। तो पब्लिक कंसल्टेशन में या तो आप उनसे कुछ इनपुट मंगवा लीजिए कि वो लोग क्या चाहते हैं, फिर उन सजेशन के बेसिस पर आप पॉलिसी बनाइए, या फिर पॉलिसी बनाने के बाद आप उनसे फीडबैक ले लीजिए।
फिर आपका आता है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पार्टनरशिप्स बनाएंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ आप पार्टनरशिप करेंगे ताकि आपको उनके जो भी आप प्रोग्राम्स वगैरह बना रहे हैं उसमें उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके, है ना। तो पार्टनरशिप करेंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से ताकि आप मिलकर डिजाइन और इम्प्लीमेंट कर सकें प्रोग्राम्स को। तो कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना हो तो आप उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे ताकि आप लोग मिलकर वो प्रोग्राम को डिजाइन करें और फिर उसे इम्प्लीमेंट करें। तो इससे क्या होता है, जब आप उन लोगों को, कम्युनिटी को आपस में एंगेज करते हो तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि वो भी लोग जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट ही है। ओके, तो उनको एक सेंस ऑफ वैल्यू महसूस होती है कि आप उनकी वैल्यू करते हैं और आप वो बिलोंग करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, कैपेसिटी बिल्डिंग। यहाँ पे आपको कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ती है पब्लिक इंस्टीट्यूशन की ताकि वो उसके यहाँ पे जितनी भी डाइवर्सिटी है वो उसको मैनेज कर पाए ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले। अब सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी होना ही जरूरी नहीं है, डाइवर्सिटी तो चाहिए ही, साथ ही में उस डाइवर्सिटी को मैनेज करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हमारी कंट्री में हम सिर्फ बोल दें कि हमारे यहाँ पे सिर्फ हिंदू रहेंगे बाकी और कोई नहीं रहेगा, तो ये गलत है। तो आपकी कंट्री में डाइवर्सिटी तो होनी ही चाहिए, पर सिर्फ डाइवर्सिटी के होने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे। तो डाइवर्सिटी भी हो और आप उसको मैनेज भी कर पाए। किसी भी एक कम्युनिटी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने उसे साइडलाइन कर दिया है, आप उन पर फोकस नहीं करते, आप उनकी बात नहीं सुनते, ऐसा। ओके, तो आपको ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बढ़ानी है ताकि जितनी भी डाइवर्सिटी आपके पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में है वो उसे मैनेज करके रख सके। अब उसके लिए स्ट्रेटेजीज क्या होगी, सबसे पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना। तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ऑन द कल्चरल कॉम्पिटेंस ताकि आपको हर एक कल्चर के बारे में जानकारी हो और आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कोई लड़ाई हो रही है तो उसको सुलझाने के लिए आपको ट्रेनिंग देनी है, या फिर आपको जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं उसमें इंक्लूसिवनेस, उसको इंक्लूसिव बनाने के लिए भी आपको ट्रेनिंग देनी होती है। तो ट्रेनिंग दो ताकि हर एक कम्युनिटी को इंक्लूड करके रखा जा सके, उनके बीच में लड़ाई हो तो उसे सॉल्व किया जा सके और हर एक कल्चर के हिसाब से आप वो काम करें। तो कल्चर की कंप्लीट नॉलेज हो आपके पास, इसकी भी ट्रेनिंग आपको देनी चाहिए। फिर है रिसोर्स एलोकेशन। तो आपको अपने रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करना है जिससे डाइवर्सिटी बढ़े और इंक्लूसिवनेस बढ़े। इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। आपको डेडिकेटेड यूनिट्स बना के रखने हैं, अलग से एक इंस्टीट्यूशन बनाना है जो ये ध्यान रखेगा कि क्या डाइवर्सिटी कम तो नहीं हो रही है, इंक्लूसिवनेस कम तो नहीं हो रही है। अब क्या होता है ना, आपके पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास और भी बहुत सारा काम होता है जो आपको कंप्लीट करना होता है। अब उस काम को कंप्लीट करते करते ये देख पाना कि इंक्लूसिवनेस है कि नहीं है, डाइवर्सिटी है कि नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, एक अलग से एक बॉडी बना देंगे जो ये सिर्फ ये देखेगा कि क्या डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करता रहेगा और ये जो काम है इंक्लूसिवनेस देखने का वो अलग से एक बॉडी करेगी। और जब उसे लगेगा कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, वो इंक्लूड नहीं हो पा रही है, तो वो उसके लिए फिर आपको सजेशन प्रोवाइड करेगी। तो ये चेक करते रहना कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ इनफ है या नहीं कि वो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए या फ्यूचर में इंक्लूजन को इंश्योर कर पाए। इसके लिए आपको लगातार उसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को आपको लगातार चेक करना होता है कि क्या फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाएगी या नहीं। तो बस फिर लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन। तो यहाँ हमने देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्लूरैलिटी को मैनेज करने का मतलब है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज भी होंगी इसमें और कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो आप जब डाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे, इंक्लूसिव स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी मेकिंग इंप्रूव होगी, इनोवेशन आएगा, आप पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन कर पाएंगे। ओके, लेकिन इससे क्या होगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, आपको इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन में प्रॉब्लम जा सकती है या फिर कम्युनिकेशन बैरियर्स आ सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल रेसिस्ट कर सकती है कुछ भी चेंजेस इम्प्लीमेंट करने में, है ना। तो ये सब हमने देखा था कि प्लूरैलिटी को मैनेज करने में कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और कुछ चैलेंजेस भी। अब जैसे ही आप इस प्लूरैलिटी को इफेक्टिव मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा। वो स्ट्रेटेजीज क्या हो जाएगी, अच्छी पॉलिसीज बनाना, कम्युनिटी को एंगेज करना, लगातार अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहना। तो जब आप इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डाइवर्सिटी के ज्यादा से ज्यादा फायदे उठा पाएंगे
ताकि जो आपकी आउटकम्स है या जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो और बेटर हो सके, और इससे जो कमिटमेंट करके, कोलैबोरेशन करके, इनोवेशन करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर अपने प्लूरलिटी के होने वाले चैलेंजेस को भी दूर कर सकते हैं। तो आप पहले मेंशन करेंगे कि क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर आप मेंशन करेंगे क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते थे, फिर उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ पॉसिबल हो सकती हैं, फिर आप लिखेंगे कि जब ये स्ट्रैटेजीज़ को आप अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि आपके आउटकम इम्प्रूव हो, और जो चैलेंजेस हैं उनको आप उसके जो इम्पैक्ट है उसको आप मिटिगेट कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आपके किसी काम आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस सीरीज़ में जो भी कुछ कमियाँ हैं, अगर आप उसे सुधार सकते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।